उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड ईयर में से है और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों? हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बच्चों ये हमारे पास जो टॉपिक है एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और अब तक पीएमसी के एनएमटी कैट में बच्चों थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आए हैं इसमें से। बच्चों ये हमारे पास इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। मैंने सारे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर के टॉपिक को समराइज़ कर दिया बच्चों आपके लिए। तो बच्चों इस बार जो मेरे पास एमसीक्यूज आया है उसकी स्टेटमेंट क्या थी बच्चों? अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं और इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों कहता है आपने मुझे बताना है नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स इन प्रोटॉन। कहता है आपने मुझे बताना है प्रोटॉन में डाउन क्वार्क्स कितने होते हैं। प्रोटॉन में डाउन क्वार्क्स कितने होते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स कितने होते हैं बच्चों? वो मेरे पास 6 होते हैं। अब आप पूछेंगे सर 6 कौन कौन से होते हैं? मैं कहूँगा अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। अब बच्चों इनकी आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, इनका आपको साइन भी याद होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी याद होना चाहिए। उसके लिए बच्चों मैंने एक ट्रिक बनाया है। सबसे पहले आप ये याद रखना है टोटल मेरे पास क्वार्क कितने हैं 6। ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है बच्चों। इसकी तरफ हम बच्चों बाद में चलते हैं। अप इज़ इक्वल टू प्लस 2/3 टॉप की भी मेरे पास यही मैग्नीट्यूड है। अब भी मेरे पास एक पॉजिटिव वर्ड है, टॉप भी मेरे पास पॉजिटिव वर्ड है, चार्म भी मेरे पास पॉजिटिव वर्ड है। तो इनके साथ पॉजिटिव 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 आ रहा है और 2/3 2/3 2/3 यानी जो पॉजिटिव है उनके जो पॉजिटिव वर्ड है उनके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है और उनके आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड अब याद करनी है बच्चों। जबकि आपको पता है डाउन, बॉटम, स्ट्रेंज मेरे पास नेगेटिव वर्ड है तो इनके साथ नेगेटिव साइन ही आ रहा है। अब आपने इनकी मैग्नीट्यूड याद रखनी है 1/3 बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि मेरे पास मैंने बताना था नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स इन प्रोटॉन। तो मैं आपको बताता जाऊँ प्रोटॉन में टोटल मेरे पास 3 क्वार्क्स होते हैं जिसमें से 2 अप क्वार्क्स होते हैं बच्चों, 1 डाउन क्वार्क होते हैं बच्चों। ठीक हो गया। 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स इन प्रोटॉन वो कितने होंगे बच्चों? 1। अब बच्चों आपसे वो न्यूट्रॉन के भी तो पूछ सकता ना फ्यूचर में। न्यूट्रॉन में मेरे पास 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। ठीक है बच्चों। अगर इसमें पूछा होता है नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स इन न्यूट्रॉन इज, तो वो 2 डाउन क्वार्क होते हैं न्यूट्रॉन के केस में और उसमें 1 अप क्वार्क होता है बच्चों। इसके बाद बच्चों मेरे पास एक और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है बच्चों। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह समराइज कर लेना बच्चों। कहता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं? 3 ग्रुप्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल के कितने ग्रुप्स होते हैं बच्चों? 3 ग्रुप्स होते हैं मेरे पास। अब उसमें एक आ जाता है हार्डॉन्स, एक आ जाता है लेप्टॉन्स और एक आ जाता है फोटॉन्स। और फोटॉन्स मेरे पास क्या है? लाइट। और लाइट के बारे में डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि हमारे पास हार्डॉन्स। हार्डॉन्स का मतलब क्या? इन पे एक्सपीरियंस करते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हार्डॉन हार्ड से मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये एक्सपीरियंस करते हैं। लेप्टॉन्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। ठीक है बच्चों, नहीं करते। अब बच्चों हार्डॉन किस पे कंसिस्ट करता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स। हार्डॉन बच्चों आपने याद रखना प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स। ठीक है बच्चों, याद कर लेना, हमारे पास पूछा जा सकता है इन फ्यूचर आपसे। और बच्चों लेप्टॉन्स हमारे पास किस पे? लेप्टॉन्स हमारे पास किन पे एग्जिस्ट करता है बच्चों? कंसिस्ट करता है बच्चों।
इलेक्ट्रॉन्स पे, म्यून्स पे, न्यूट्रियॉन्स पे। ठीक है बच्चों, आपने बच्चों ये भी याद रख लेने हैं। ये मेरे पास मुझे फ्रीक्वेंटली नस्ट में भी आया और हमारे पास एमडी कैट में भी आया हुआ है बच्चों। ठीक हो गया, नम्स में भी आया। अब बच्चों मेरे पास आगे अब हमारे पास एक और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। बारियंस का मास क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल होता है प्रोटॉन के, जबकि मेसॉन्स का मास हमारे पास लेस होता है, लाइटर होता है मास देन दैट ऑफ प्रोटॉन। और बच्चों ये हमारे पास क्या कहता है? पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक्स मेसॉन, एंड जबकि मेरे पास 3 क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं? बारियन। ये देखें, बारियन से मुझे क्या पता चल रहा है? बड़ा बड़ा कुछ बिग, तो इसका जो मास होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा प्रोटॉन के, जबकि मेरे पास मेसॉन का मास क्या होता है? लाइटर होगा मास देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अब ऐसे भी देख लें, इसमें कितने मेरे पास अल्फ़ाबेट बन रहे हैं? 7, इसमें 6, ये लाइटर, ये ग्रेटर। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास अगेन सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स में से आया है। और हमारे पास ये जो एमसीक्यूज़ है बच्चों, ये हमारे पास पीएमसी के एनएमटी कैट में से तो नहीं आया बच्चों, लेकिन हमारे पास एफएससी में फ्रीक्वेंटली पास पेपर में रिपीट हुआ है। इसलिए बच्चों मैंने इस एमसीक्यूज़ को अपनी डिस्कशन में इंक्लूड कर लिया बच्चों। ये हमारे पास कंसेप्चुअल और ट्रिकी एमसीक्यूज़ है। इसमें आपने बस एक की पॉइंट कंसेप्ट को ग्रैप्स करना है और अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों हम। बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट क्या है? आ सैम्पल कंटेन्स एंड नॉट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। कहता है मेरे पास एक सैंपल है जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं एंड नॉट। कहता है कि मेरे पास आफ्टर 4 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद हमने बताना क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड। ये हमें गिवन डाटा दिया था बच्चों, 4 हाफ लाइफ के बाद हमने बताना है, जो कि हमारे पास सैंपल है उसमें कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड नॉट। तो हमने बताना 4 हाफ लाइफ के बाद मेरे पास डिकेड। बच्चों ये डिकेड हमारे पास की पॉइंट है, इस पे हमने फोकस करना है और हमारे पास यही कंसेप्चुअल पॉइंट है बच्चों हमारे पास इस एमसीक्यूज़ में। अब बच्चों हमें पता चल गया है हमारे पास ओरिजिनल या इनिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, वो एन नॉट है। हमने बच्चों क्या हमारे पास फार्मूला किसके लिए होता है? बुक में फार्मूला लिखा है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए। वो क्या होता है? एन इज इक्वल टू ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ओवर 2 की पावर एन। एन इधर क्या है बच्चों? वेयर एन इज़ दी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो कि मेरे पास कितनी दी हैं? 4 बच्चों। बच्चे क्या करते हैं हमारे पास डिकेड, जो हमारे पास इधर की पॉइंट है इसको इग्नोर कर देते हैं नर्वसनेस में या फिर बच्चों प्रेशर में, और हमारे पास डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं एन नॉट ओवर 2n। जबकि ये फार्मूला है हमारे पास बच्चों रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए, जबकि उसने हमें पूछा क्या है? डिकेड बच्चों। तो बच्चों आपने याद रखना है कि हमारे पास बच्चे क्या करते हैं बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए ना आपने मुझे बताना है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, उसके लिए बच्चों हमने क्या करना था? ये फार्मूला ऐसे का ऐसे मैंने एजिटिक लिखा है बच्चों। अब n की जगह मैंने 4 पुट किया, 2 की पावर 4 क्या होते हैं मेरे पास बच्चों? 16, 2 टू द 4, 4 टू का 8 टू द 16 बच्चों। तो मेरे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचने थे? ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को मैंने डिवाइड कर देना था जस्ट 16 से बच्चों। अब बच्चों मेरे पास इस एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व आउट क्या कैसे करना था बच्चों? ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने इसको ऐसे याद रखना है बच्चों। कंसेप्ट है इसमें बच्चों क्या है, मेरे पास डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बच्चों जब कभी हमारे पास कोई बैटल होती है या वार होता है बच्चों, उसमें हम देखते हैं हमारे पास टोटल मेरे पास बच्चों कितने सिपाही थे? मेरे पास टोटल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे बच्चों? अब जब मैं अपने सोल्जर को किसी भी वार या बैटल में भेजता हूँ तो बच्चों क्या होता है, उनमें से कुछ बच्चे मेरे पास शहीद हो जाते हैं, उनको शहीद का मकाम मिल जाता है, और कुछ मेरे पास क्या होता है? मुजाहिद।
इसमें मेरे पास शहीद कौन हो गया, डिकेड, और जबकि मेरे पास जो मुजाहिद कौन है बच्चों, रिमेनिंग। ठीक है बच्चों, बात समझ आई आपको। अब जब वो पूछेगा ना आपसे कि मेरे पास मुजाहिद यानी रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, उसके लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना बच्चों। और अगर वो आपसे पूछेगा कि शहीद कितने हुए हैं, तो आपने डिकेड वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, जो कि मेरे पास होता है डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को हम n प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। n प्राइम इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 2 की पावर n इंटू n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब बच्चों हमने 2 की पावर n को सॉल्व आउट किया था, मेरे पास आंसर क्या आया था 16। 16 माइनस 1 क्या होगा 15, यानी 15 n नॉट ओवर 16। मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है, की पॉइंट मेरे पास क्या है, गैमा रेस एमिशन में। याद रखना, जब गैमा रेस की एमिशन होती है, गैमा डीके होती है बच्चों, तो मेरे पास ना मास नंबर चेंज करता है ना चार्ज नंबर चेंज करता है गैमा रेस एमिशन में बच्चों। ये की पॉइंट था, आपने याद रखना बच्चों। और एक और की पॉइंट बताता जो मैं आपको, अल्फ़ा एमिशन में या अल्फ़ा डिके में जो मास नंबर होता है वो कितने टाइम डिक्रीज़ कर जाता है, 4 टाइम डिक्रीज़ कर जाता है, जबकि जो चार्ज नंबर होता है वो 2 टाइम डिक्रीज़ कर जाता है बच्चों। इसी तरह बीटा डिके में मेरे पास जो चार्ज नंबर है वो 1 टाइम। बच्चों मैंने इधर बच्चों मैंने क्या किया है, डिफरेंट जो मेरे पास हमारे पास हाफ लाइफ इम्पोर्टेंट है ना एमसीयूज़ के लिए, पीएमसी एंड एमडी कैट के लिए, वो मैंने बच्चों लिखी हुई हैं। जैसे यूरेनियम 238 के आपको पता होना चाहिए 4.5, ये डिफरेंट एमसीयूज़ है बच्चों। 4.5 मल्टीप्लाई 10⁸ ईयर्स है बच्चों। और यूरेनियम 239 की हाफ लाइफ कितनी है बच्चों, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें और इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको साथ लिखा। यूरेनियम 239 की 23.5 मिनट्स होती है बच्चों। रेडॉन गैस की 3.8 डे। आयोडीन 131 की 8 डेज। बच्चों इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं रेडॉन गैस और आयोडीन 131 में। जबकि रेडियम 226 की क्या है मेरे पास 1620 ईयर बच्चों। और हमारे पास कंसेप्चुअल एमसीयूज है जो हमारे पास पीएमसी में नहीं आया बच्चों, ये हमारे पास यूएचएस में आ चुका है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये उसने पूछा था डीके कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, आपको पता है वो पर सेकंड होते हैं बच्चों। और पूछा गया था, ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है बच्चों। उसने पूछा कैसे था, कहता है अगर मैं प्रेशर को क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ और टेम्परेचर को हाफ कर देता हूँ, तो डीके कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। हमें पता है डीके कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल की नेचर पे। डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड ओनली ऑन अपॉन मटेरियल नेचर। अगर मैं प्रेशर ऑफ करता हूँ या टेम्परेचर डबल करता हूँ तो डीके कांस्टेंट की वैल्यू एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास सितंबर 4 को आया था बच्चों मेरे पास इवनिंग शिफ्ट में। एमसीक्यूज की बच्चों मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट मेरे पास ये थी, एक्टिविटी किसकी, रेडियो एक्टिव सैंपल की। तो आपने याद रखना जो रेडियो एक्टिव सैंपल है ना, जैसे मेरे पास ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट हैं, वो डिक्रीज़ करता है एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में बच्चों मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है, मैंने प्लॉट किया है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और एक्स एक्सिस में मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने टाइम रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेरे पास ओरिजिनल सैंपल था ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मेरे पास ओरिजिनल सैंपल था, ये डिक्रीज़ कर रहा है या डिके कर रहा है एक्सपोनेंशियली। पहले एन नॉट था, अब कितना हो गया एन नॉट बाई 2, फिर कितना हो जाएगा एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई बच्चों सिंपली 8, फिर कितना हो जाएगा जो हमारे पास पीएमसी में आया एनएमडी कैट में, यहाँ मेरे पास मेरे ख्याल से यूएचएस में आया था बच्चों। कहता हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है बच्चों। कहता आपने मुझे बताना कितना टाइम चाहिए होगा फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस टू डिकेड कम्प्लीटली। कहता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट और सब्सटेंस को कम्प्लीटली ख़त्म होने में
डिके होने में कितना टाइम चाहिए होगा? बच्चों मैंने लिखा इन्फिनिटी टाइम। क्यों बच्चों इन्फिनिटी टाइम क्यों चाहिए होगा? बच्चों आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो मेरे पास एक्सपोनेंशियली कर्व है बच्चों, ये मैंने पैरेलल बना दी है। यहाँ से मेरे पास क्या हो गया बच्चों? पैरेलल हो जाती है। किससे? टाइम एक्सिस से बच्चों। इसका मतलब कि मेरे पास इनफाइनाइट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट और सब्सटेंस टू डिटेक्ट कम्प्लीटली। कैसे सर इनफाइनाइट टाइम कैसे? कभी ना कभी तो रेडियोएक्टिव जो मेरे पास एलिमेंट है कभी ना कभी तो मेरे पास ख़त्म होगा, शहीद होगा। तो बच्चे ऐसा नहीं है मेरे पास। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं मेरे पास 100% था, अब कितना रह जाएगा हाफ लाइफ के बाद? 50%। फिर दोबारा एक हाफ लाइफ और गुजरेगी 25%, फिर 12.5%, फिर 6.25%, फिर 3.125%। बच्चों ये देखें, अब इसका हाफ क्या होगा? 1.5625%। इसका हाफ निकालूंगा मेरे पास 0.78%। यानी ये नंबर ज़ीरो को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा बच्चों। इसी तरह इसको जब मैं इसकी हाफ लाइफ निकालूंगा, इसको 2 पे डिवाइड करूंगा, मेरे पास 0.39%। यानी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली तो ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास 0.000, फिर 0.00000, कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी, लेकिन मेरे पास ये कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब मेरे पास इनफाइनाइट टाइम मुझे चाहिए होगा टू डिके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कम्प्लीटली। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में से है और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का बच्चों हमारे पास टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, उसका सिंपल बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा हुआ है। आपको पता है कि हमारे पास एंटी टेस्ट में कोई ना कोई डायमेंशन का या फिर यूनिट का सवाल तो मस्ट आता ही आता है, इसलिए उसने मेरे से पूछा था दी यूनिट ऑफ। आपको पता है वैसे ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है बच्चों, या वर्क क्या होता है, वो मेरे पास जाउल है बच्चों। लेकिन उसने हमारे पास इधर एमसीक्यूज़ में क्या पूछा था कि मेरे पास यूनिट ऑफ एनर्जी इज़, नीचे ऑप्शन में उसने दिया था किलोवाट आवर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किलोवाट आवर कैसे मेरे पास एनर्जी का और वर्क डन का यूनिट है बच्चों। तो बच्चों हम एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मेरे पास आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। आपने याद रखना था कि किलोवाट आवर मेरे पास एनर्जी का भी यूनिट है, वर्क का भी यूनिट है, ठीक है बच्चों। और उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था चैप्टर नंबर 4 में से बच्चों? पावर में से उसने ये सवाल लिया हुआ है। आपने बच्चों याद रखना है थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है बच्चों मेरे पास 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है बच्चों, हमारे पास काफ़ी बार पूछा गया। इसके बाद आपने याद रखना है कि पावर डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी तक। कैसे सर? आपको पता है पावर किसके इक्वल होती है? वर्क ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या हुआ? वेलोसिटी, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। अब बच्चों आप मुझे बताओ, मैंने किलो को सेपरेट किया, वाट को सेपरेट किया, आर को सेपरेट किया। किलो मेरे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास किलो की? 10⁻³ बच्चों। और वाट ऐसा यूनिट किसका है? पावर का। और आर मेरे पास किसका यूनिट है? टाइम का। तो बच्चों किलो तो मेरे पास यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ बच्चों। अब आप वाट और आर को देखो बच्चों मेरे पास। इधर अगर मैंने वर्क डन फाइंड आउट करना तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो अगर मैं वाट को मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड से या फिर और के साथ, वाट इंटू आर मेरे पास किसके बराबर आ रहा है? वर्क डन के। बच्चों रट्टा नहीं मारना, आपने क्रैमिंग नहीं करनी कि किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी एंड वर्क। आपको पता चल गया कि वर्क किसके बराबर होता है? पावर इंटू टाइम। किलो तो मेरे पास डायमेंशन लेस है, इसका मतलब जब मैं वाट को आर से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास वो वर्क के बराबर आएगा। और वर्क के यूनिट क्या होते हैं? जाउल।
इसका मतलब वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट जाउल, यानी किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ बोथ। इसके बाद बच्चों वो आपसे इसके बाद बच्चों आपसे वर्क की डायमेंशन भी आपसे पूछ सकता है। तो वर्क की हमारे पास डायमेंशन क्या निकलती है बच्चों, जो वर्क की डायमेंशन है बच्चों वो निकलती है mL²T-2 बच्चों। वर्क और टॉर्क की जो डायमेंशन होती है बच्चों वो सेम होती है, ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना बच्चों। इसके बाद आपसे वो पावर की डायमेंशन भी पूछ सकता है बच्चों, तो आपने वो भी याद रख लेनी है। पावर की डायमेंशन क्या आएगी सर, P पावर किसके बराबर आ जाएगा, mL²। अब इधर देखो नीचे मेरे पास टाइम है ना, टाइम की डायमेंशन क्या होता है, टी जब ऊपर जाएगा तो मेरे पास T-1 आ जाएगा, कुछ बच्चों T-1 आ जाएगा, -2 -1 T⁻⁻3। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 5 सितंबर को आया था बच्चे, मेरे ख्याल से इवनिंग शिफ्ट में। उसने पूछा था रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। ऑप्शन में दिया था अल्फा लेंथ, बीटा टेम्परेचर, चार्ली नेचर ऑफ मटेरियल, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। हमें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेंथ पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी। रेजिस्टेंस बाय द वे क्या है, ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती है, और कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लेटेस्ट एटम है उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से मेरे पास रेजिस्टेंस क्या करती है, बढ़ती है। नेचर ऑफ मटेरियल पे तो ये डेफिनेटली डिपेंड करती है। बच्चे पता है क्या करते हैं हेजिटेशन में या नर्वसनेस में, वो क्या देखते हैं, फार्मूला तो हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा था, R = ρL/A। इसमें कहीं टेम्परेचर आ नहीं रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो ऑल ऑफ दिस नहीं लगाते। आपको बेटा ये तो पता ना लेंथ और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, आप बेटा ऑप्शन पढ़ो ही ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है डायरेक्ट ऑल ऑफ दिस ऑप्शन लगा दो आप। लेकिन आपको याद होना चाहिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लेंथ क्या करती है बच्चों, इंक्रीज़ करती है। लेंथ इंक्रीज़ करती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है बच्चों। ये तो फैक्टर आपको याद होना चाहिए ना। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से सिर्फ लेंथ बढ़ती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद आपको पता है कि हमारे पास, हमें पता है डायमेंशन पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ, रेडियस, थिकनेस, डायमीटर और फिजिकल स्टेट जैसे टेम्परेचर, प्रेशर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जो पीएमसी में आया बच्चों वो था जो मेरे पास डेफिनेशन बेस्ड बच्चों एक एमसीक्यू था सिंपल। उसने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछी थी, रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए वायर या मटेरियल। कहता है मीटर क्यूब वायर की जो मेरे पास रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। डेफिनेशन है, आपने इसको बच्चों ऐसे ही याद करना। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए रेजिस्टिविटी बच्चों, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मटेरियल की नेचर पे बच्चों। ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती डायमेंशन पे ऑफ मटेरियल। अगर मैं कह दूँ मेरे पास नया जो एरिया है वायर का, जो मेरे पास नया एरिया है वो पहले एरिया से मैंने डबल कर दिया, तो आप मुझे बताओ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी। तो आपने कहना नहीं, रेजिस्टिविटी पहले रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती एरिया, लेंथ, डायामीटर पे बच्चों। इसके बाद बच्चों मेरे पास रेजिस्टिविटी यूनिट क्या आ जाएंगे। अगर मैंने रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालना है तो एरिया इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, लेंथ डिवाइड होगी, R × A/L आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओहम, एरिया के मीटर स्क्वायर, नीचे 1 मीटर, ऊपर वाले 2 मीटर से कट जाएगा। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या आ जाएंगे, बॉक्स इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उसको कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, आयरन और प्लैटिनियम की जो कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी है वो सेम होते हैं बच्चों।